आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी मेहमान हैं। माननीय किरण शाक्या जी, जोरदार तालियां। आप अपना बहुत ही बहुमूल्य समय प्रोग्राम को हमेशा ही देती आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय किरण शाक्या जी। हम महिलाएं निकले अपने घरों से, हम महिलाएं निकले अपने घरों से, पुरुषों से कदम मिलाकर चले, अपने हौसलों को उड़ान दें, अपने अरमानों को जान दें। यह इतना कहाँ आसान था, यह इतना कहाँ आसान था, शरीर बुत सा बेजान था। वो तो ज्वाला थी जिसने हमें रोशन किया, वो तो ज्वाला थी जिसने हमें रोशन किया। वही सच मायनों में माँ थी, माता सावित्रीबाई फूले, जिसने हमें पहचान दी, हमारे सोच को जमीन और हमारे सपनों को उड़ान दी। माता सावित्रीबाई फूले के प्रति अपनी कृतज्ञता भरे शब्दों से और तथागत बुद्ध को नमन करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को नमो बुद्धाय सभी का सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ माननीय रश्मि कुशवाहा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरा मान बढ़ाया और यहाँ पर मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। हालांकि मैंने इससे पहले कभी भी किसी मंच को फेस नहीं किया, मैं कभी भी किसी मंच पर नहीं गई, ना मैंने माइक पकड़ा, तो कुछ बोल पाना मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये प्रेरणा देना चाहती हूँ अपनी उन बहनों को, अपनी उन माताओं को, अपनी बेटियों को जो पढ़ लिख तो गई हैं लेकिन आगे आने में थोड़ा सकुचाती हैं। इसलिए अगर कुछ कमी हो तो भी मैं इस बात का कुछ ज़्यादा सोच नहीं करूँगी। आज हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं माता सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य उनके जन्म दिवस को मनाना ही नहीं है, बल्कि उनके और ना ही उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना है, बल्कि उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर हमें महिलाओं, अपनी बालिकाओं में जागरूकता लाना है। और यहाँ पर मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि यह जागरूकता आ रही है हम सब में, क्योंकि इसी जागरूकता का परिणाम है कि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं, हम सब लोग एकत्र हुए हैं। धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ रहे हैं, कदम निकल रहे हैं घरों से, और यही जागरूकता हमें और फैलानी है। इतनी संख्या में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ये भी कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायद ये पंक्तियाँ हमारे उन विभूतियों के लिए ही कही गई होंगी जिन्होंने सामाजिक धारा के विरुद्ध बहकर जन कल्याण के लिए कार्य किए हैं। उन्हीं सामाजिक विभूतियों में से हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने उस समय प्रचलित पाखंड
लगी हो। तो ये सोच कर वो घर से निकली, उनके पति ने उनका साथ दिया और उन्होंने बालिका शिक्षा पर इतना जोर दिया कि उस समय समाज उनके लिए इतनी कठिनाई लाता था। अब वो कठिनाइयाँ, जैसे वो जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। कीचड़ उन्होंने अपने दामन पर सहन किया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि आगे आने वाले हमारे बच्चों के दामन पर कोई दाग न लगा सके। इतनी कठिनाइयाँ उन्होंने सहन की। लेकिन आज हमारे सामने तो कोई कठिनाइयाँ नहीं है ना। आज हमारे सामने उतनी कुरीतियाँ नहीं है, उतना कोई बंधन भी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने हम महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिए हैं। आज हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी भी मुझे लगता है कि हम महिलाओं में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये जो हम लोग ज्यादातर इसमें पाखंड का मतलब पूजा पाठ पे बहुत ध्यान देते हैं। पूजा पाठ उतना जरूरी नहीं है। पूजा पाठ केवल अपने कर्म का करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की सम्मान करना चाहिए। पूजा पाठ से हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि हमारी बहन ने भी यहाँ से कहा कि पूजा पाठ से कोई हमको पद नहीं मिलता है, कोई हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। जब तक हम अपने आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा में जोर नहीं देंगे, हम पाखंड को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय किरण शाक्य जी। आप जो भी बोली बहुत अच्छा बोली। जरूरी नहीं है कि किसी भी व्याख्यान के लिए कोई तैयारी की जाए। ये तो हमारी महिलाओं के हक और अधिकारों की बात है, उनके लिए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। आप बहुत अच्छा बोली। सभी लोग एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं विषय बिंदु की तरफ। है चमक मेरी निगाहों में, है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में। मैं पत्थर से भी टकरा कर उसे रेजा रेजा कर दूंगी। कुछ उम्मीद की किरणें, कुछ कर गुजरने का जज्बा, कि मैं ढूंढ लूं रास्ता खुद अपनी मंजिल का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वक्तव्य के लिए माननीय सीमा शाक्य जी को। यहाँ आए और अपने विचार हम लोगों के सम्मुख रखें। माननीय सीमा शाक्य जी, जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी को मेरा नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अपने महान इतिहास को नमन करते हूँ। आप सभी यहाँ उपस्थित अतिथिगण और सम्मानीय विशिष्टजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। काखा गाथा को पहचानो, अलिफ पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। सफदर हाशमी की ये लाइनें, ये कविता बड़ी मशहूर। उससे भी ये जब उन्होंने कहा, उससे भी 125 साल पहले हमारी आज मराठी की आदि कवित्री, प्रथम समाज सेविका, दूसरों की चेतना जगाने के लिए है सर्वोत्तम शिक्षा का मार्ग। शिक्षा से मिले ज्ञान, ज्ञान से प्राप्त होवे इंसानियत और पशुता होती है समाप्त। समाज के पिछड़े वर्ग, दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो शिक्षा की ज्योति जगाई, जो शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, उसका परिणाम हमारे सामने सैकड़ों बैठी महिलाएं और देश की असंख्य महिलाएं जो किसी भी पद पे हैं, नेता हैं,
किसी और का हाथ है। माता सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका होने के साथ साथ पहली प्रशिक्षित शिक्षिका भी थी। लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा चलाए गए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, किसी कोर्स में बरसों तक उनका नाम नहीं था। मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन मैंने 10 साल पहले तक उनका नाम नहीं सुना था। मैं नहीं जानती थी कि सावित्रीबाई फुले कौन है। मैंने अपने शिक्षक जीवन में कई प्रशिक्षण किए, लेकिन कभी भी उनका नाम नहीं पढ़ा। मैंने जाना जब गूगल आया, फोन आया, तब हमें पता चला कि हाँ, एक ऐसी महान महिला भी हुई है जिसकी बदौलत आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। आप सोचिए कि इस समय भारत में जो साक्षरता है वो महिलाओं की लगभग 64-65% के आसपास है, और पूरी दुनिया में लगभग 80% महिलाओं की जो शैक्षिक दर है, साक्षरता दर है, वो है। मतलब कहने का ये है कि हम पूरी दुनिया की महिलाओं से भी साक्षरता में पिछड़े हुए हैं। आप सोचिए कि उसमें भी उस समय लगभग 170 साल पहले क्या हालात थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी को हुआ था और उनका 9 वर्ष की अवस्था में विवाह भी हो गया था। उनके पति ज्योतिबा फुले उनके पति नहीं, उनके गुरु भी थे, उनके शिक्षक भी थे। उन्होंने उन्हें शिक्षित किया और उनके अंदर ये ललक पैदा की कि वो अपना ज्ञान महिलाओं और दलितों में, दबे कुचले लोगों में बांटे। देखिए, ये है कि हम लोग बहुत चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बहुत सारी चीजें देखते भी हैं। आज हम लोगों को प्रेरित होने के लिए कमी नहीं है। अगर हम चाहें तो किसी भी चीज में बहुत सारी चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन सोचिए, उस समय बहुत लगभग 170 साल पहले क्या स्थिति रही होगी जब औरतों को किताब छूना तक पाप समझा जाता था, घर से निकलना पाप समझा जाता था, उनका घूंघट उठ जाए उसे भी पाप समझा जाता था। उन्होंने कैसे ये किया होगा, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने ये माना कि हम कमजोर नहीं है, मैं कमजोर भी नहीं हूँ। देखिए, कमजोर आदमी गरीब से नहीं होता, महिला होना कमजोरी नहीं होती। कमजोर के लिए उनके अंदर साहस, उनके अंदर शक्ति पैदा हुई। दिखाया जो पहले सपना हुआ करता था, लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वह दौर था जब 10-12 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। बहुत सारी लड़कियों की किसी भी उम्र में शादी, किसी भी उम्र के आदमी से शादी कर दी जाती थी। एकमात्र उनका वो मतलब कहना चाहिए कि उनकी राह थी केवल शादी। और उसमें क्या होता था, बहुत जल्दी लड़कियां विधवा हो जाती थी। बहुत सारी सती प्रथा थी, विधवा विवाह की कोई परिकल्पना ही नहीं थी, अशिक्षा तो थी ही। उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने जो शिक्षा का राह दिखाई वो तो है ही। उनका तो एक काम में पढ़ के इतनी दंग रह गई कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की विधवा पुनर्विवाह का चलन चलाया। उन्होंने बहुत सारी विधवाओं की विवाह करवाए और विधवाओं के जो बच्चे होते थे उनके लिए उन्होंने एक आश्रय स्थल भी बनवाया, जिसमें 4 साल में लगभग 100 विधवाओं ने बच्चों को जन्म दिया। ये आज भी बहुत ही साहस का काम है। मुझे नहीं लग रहा ऐसी कोई संस्था मेरी जानकारी में जो ऐसा करती हो आज भी। ये आप सोचिए कितनी बड़ी वो उनको जितना भी सोचा जाए, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने जब उनके पति का निधन हुआ 1890 में, वो पहली महिला थी जिन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार खुद किया। भारत की वो ऐसी पहली महिला थी। और 1897 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जलाई हुई ज्योति आज भी प्रज्वलित है। और हम सब लोग, हमारी जितनी भी शिक्षित महिलाएं हैं देश की, उसका जीता जागता नमूना आज भी है। देखिए, महिला अधिकारों की जो भी बात होती है, स्त्री शिक्षा की जो भी बात होती है, हमारे संविधान में जो भी लिखा गया है, ये उन्हीं के प्रयत्नों का, उन्हीं के प्रयासों का, उन्हीं का दिया हुआ है कि ये बातें शामिल हो रही है। आज भी स्त्री की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। उनको अभी भी उच्च शिक्षा में जाने से रोका जाता है या माना जाता है कि इनमें पैसा बेकार में बर्बाद किया जा रहा है। बालिकाओं की भ्रूण हत्या आज भी बहुत बड़ी समस्या है।
सरकार को आज भी विज्ञापन निकाल के ये कहना पड़ता है कि नहीं, बालिकाओं को जन्म लेने दो। आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इतने सालों बाद बुलंद है। इसका मतलब है कि हम अभी भी वो स्थिति नहीं पा सके हैं, अपने विचारों में वो क्रांति नहीं ला सके हैं जो अभी भी होनी चाहिए। ये बातें अभी भी चल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी भी महिलाओं की अपनी एक सोच, अपना एक निर्णय, अपना विश्वास हर जगह देखने को नहीं मिलता। उनकी सोच उनके घर वालों पे, उनके पति या उनके बेटे पे निर्भर करती है। स्वतंत्र सोच वाली महिलाएं हमारे समाज में बहुत कम है, बहुत कम, जो अपना निर्णय अपने आप ले सकती है, अपनी एक सोच बना सकती है, अपनी सोच को बता सकती है। ये अधिकार अभी भी बहुत कम महिलाओं के पास है। हमें इसी पे सोचना है, इसी पे करना है। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि कोई भी महिला साधारण नहीं होती। और सावित्रीबाई फुले भी एक साधारण महिला ही थी, लेकिन उन्होंने ये जो पाया वो केवल अपनी शिक्षा की वजह से पाया, अपने साहस, अपनी निर्भीकता की वजह से पाया। वो महिला जो इतनी महान थी, उसे इतिहास ने, मीडिया ने, सरकारों ने उसका नाम दबा दिया। बहुत सालों तक उनके नाम पे ना तो कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई कॉलेज था, ना कोई भवन था, ना कोई बोर्ड थी। महिलाएं तक नहीं जानती थी कि एक ऐसी महिला हो चुकी है जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। सावित्रीबाई फुले ने जब प्रशिक्षण लिया शिक्षक का, तो उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी। अंग्रेजी सीखने से उन्होंने वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ की कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। इसी दौरान उन्होंने 1855 में थॉमसन क्लार्कसन की एक जीवनी पढ़ी, जिसमें उन्होंने जाना कि उन्होंने किस तरह वहाँ के नीग्रो के लिए जो सुधार आंदोलन चलाया, जी जान से चलाया और उससे सरकार से कानून बनवाने में सफल हुए। तो उन्होंने सोचा कि जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम अपनी दबी कुचली जातियों, उनकी महिलाओं के लिए एक कानून क्यों नहीं बनवा सकते। उस समय अंग्रेजी शासन था, तो उन्हें ये जो जागरण करवाने में, ये जो जंग जागरण का जो प्रोग्राम था, उसमें सहायता मिली निसंदेह, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। स्त्रियों की स्थिति तो खराब थी ही, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो, लेकिन जो नीची बिरादरी की औरतें थी उनकी स्थिति ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्हें ऊंची जात के पुरुषों और महिलाओं से तो शोषित होना ही पड़ता था। अपने भी बहुत सारे उन पे अंकुश थे। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि नहीं, हम भी ऐसा ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और इसके लिए उन्होंने बेहद लांछना से स्कूल जाती थी। जब वो पढ़ाने जाती थी, आपने सुना ही होगा कि उन पे लोग गोबर, कीचड़ और बहुत गंदगी फेंकते थे। वो स्कूल जाके डेली दूसरे कपड़े पहन के पढ़ाती थी। ये सिर्फ कल्पना की ही बात है कि ये काम कितना कठिन रहा होगा, कैसे उन्होंने किया होगा ये सब, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने, सावित्रीबाई ने पहला स्कूल ही नहीं खोला, पहली शिक्षिका ही नहीं बनी। उन्होंने ये तय किया कि आज तक सदियों से स्त्री की जो स्थिति है वो नहीं होगी। जैसी वो दिखती है वैसी वो आगे नहीं दिखेगी। जैसा वो सोचती है अपने आप को ही, ऐसा वो आगे नहीं सोचेगी। उन्होंने भारत की दबी कुचली और बिल्कुल मरी हुई महिलाओं को, जो मार दी गई थी या मर चुकी थी, जिनका वो ये भी भूल चुकी थी वो इंसान ही है, उन्होंने दोबारा जन्म दिया। उन्होंने ये तय किया कि नहीं, स्त्री भी एक इंसान है और उसे शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं कहा है, ना तो कुछ नया ही पेश किया है। ये सब बातें होती रहती है, हम लोग सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। आज हम लोग प्रण करें कि हम हर हालत में अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें उनमें विश्वास पैदा करेंगे, उन्हें निर्णय लेने की, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक मौका देंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। उन्हें हम केवल डाक टिकटों पे या आज के जन्म दिवस पर याद नहीं करेंगे, उन्हें हम याद करेंगे इसलिए कि उस विकट, भीषण, निर्दयी समाज में एक ऐसी महिला हुई थी जिसने ये तय किया था कि नहीं, हम इनके तर्क, इनके पाखंड का जवाब अपने तर्क से देंगे। हम याद करें कि उस बहुत निर्मम समाज में एक ऐसी महिला हुई थी जो निर्भीक थी, साहसी थी, सहृदयी थी, जिसने दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट समझा
और वो महिला थी सावित्रीबाई फुले। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सभी ये प्रण लें कि सिर्फ हम ही शिक्षित नहीं होंगे, हम कहीं ना कहीं और भी लोगों को शिक्षित करेंगे, समाज में जागरूकता प्रदान करेंगे। इसी बात पे मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। आज जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए हम, आज जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए हम, ये पेड़ है हमारे पूर्वों के लगाए हुए। आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पूर्वों के लगाए हुए। अगर आज हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहाँ से खाएंगे। कहने का मतलब है छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूर्वों ने पेड़ लगाए थे, फलों के वृक्ष लगाए थे, जिसका स्वाद हम ले रहे हैं। हमारे बहुत सारे मनीषियों ने, हमारे बहुत सारे समाज सुधारकों ने अनेक समाज सेवा के कार्य किए थे। माता सावित्रीबाई फुले ने जो अलग जलाई थी, अगर हम उनकी अलग को, उनकी मशाल को जलाए नहीं रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। इसलिए जैसे हमारी माता ने हमारे लिए एक किया कि हमें शिक्षा का अधिकार दिया, वैसे ही हम सभी का भी ये दायित्व बनता है कि हम सभी की आने वाली पीढ़ियों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, जिससे एक हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं किसी महफिल में छुप जाए, ना ही किसी महफिल में छुप जाए, ऐसे उनके अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाए, मिलकर भूल जाए, ऐसे उनके अल्फाज नहीं। सूरज सी दमकती है, यह किसी परिचय की मोहताज नहीं। माननीय डॉक्टर राधा शाक्य जी, आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जितने अच्छे लोग मंचासीन हैं, विदुषी हैं, उतनी ही अच्छी हमारी ऑडियंस भी है जो शांतिपूर्वक सभी लोगों की बातें सुनते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज मैम। सबसे पहले मानवता के गुरु महात्मा बुद्ध को नमन करती हूँ, भगवान बुद्ध को नमन करती हूँ, सम्राट अशोक महान को नमन करती हूँ, माता सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ और उनके जन्मोत्सव पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शत्रुघ्न सिंह जी को अधिक नमन करती हूँ और हमारी इस मंच पर उपस्थित हमारी रश्मि बहन, हमारी किरण बहन, हमारी सीमा बहन, हमारी सैर बहन, सबको और आप सभी लोगों को नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे समाज का सम्राट अशोक क्लब की हमारी बहनें करती हैं। मैं उनके लिए एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ कि अपमानित होकर घुट-घुट के मरना छोड़ दिया, अपमानित होकर घुट-घुट के मरना छोड़ दिया और बात-बात में आंख में आंसू भरना छोड़ दिया। अपने पैरों पर चलने की हमने ठानी है, हमने भी अब संघर्षों से डरना छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया। हमारे बेटियां, हमारी बहनें बैठी हैं और मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ, हम सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, लड़कों से कम नहीं है। मैं उनको एक पत्र देना चाहती हूँ कि बेटों से मान बढ़ाऊंगी, आगे तुम मुझको बढ़ने दो, बेटों से मान बढ़ाऊंगी, आगे तुम मुझको बढ़ने दो, मैं तारे तोड़ के लाऊंगी, सीढ़ी तो मुझको चढ़ने दो। स्वीकार चुनौती हर हमको बस इतना ही जवाब करें, भारत की हर एक बेटी को जीने दो और पढ़ने दो, जीने दो।
हमारी सीमा बहन, मुझे लगता है माता सावित्री बाई फुले ने बहुत कुछ उन्होंने बताया। अब इस कड़ी के आगे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या कर्तव्य है? अब किस तरीके से हम इस अपनी शिक्षा को, हमारे समाज की बेटियों की बहनों को शिक्षा को आगे बढ़ाएं और जागरूक करें। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हमारा समाज पढ़ लिख नहीं रहा है या बेटियों को नहीं पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे जगह जा रही है, अच्छे जॉब में जा रही है। लेकिन मैं एक चीज़ देखती हूँ, मैं अपने से देखती हूँ, मैं उसका अपना खुद उदाहरण हूँ कि जब शादियाँ हो जाती हैं तो हमारी बहनें ये सोच लेती हैं कि अब ये पिछड़ी हो गई, बस अब हमें बच्चे संभालने हैं और घर द्वार देखना है, उनकी शिक्षा वहीं तक रह जाती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक उदाहरण मेरे सामने कि मैं हाई स्कूल में मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद मैंने इंटर किया, बीए किया, एमए किया। मेरे ससुर साहब बोले कि बहू बेटा, ये बगल वाले घर में डॉक्टर मतलब एक नीलम यादव है, मैं चाहती हूँ मेरे घर में भी एक बोर्ड पर डॉक्टर लगे। मैंने तुम्हारा हिंदी से एमए किया, पहले मैंने सोशियोलॉजी से किया था, उसके 20 साल बाद मैंने हिंदी से एमए किया और पीएचडी करी। और साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा सा आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, प्रेम से थोड़ा सा कानपुर में मैं कब सम्मेलनों में भी जाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती थी कि हम लोग ये सोचते हैं कि नाम के आगे कुछ अपनी जाति को छुपाने के लिए ये लगा लो, वो लगा लो, उपनाम लगा लो। लेकिन मैंने कहा मैं राधा शाह की लिखती हूँ तो राधा शाह की ही लिखूंगी। हमारे समाज वाले कैसे जानेंगे कि इस मंच पर राधा शाह के कोई समाज का कोई कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन मैं अपनी जाति नहीं छुपाऊंगी। क्योंकि हम लोग, कुछ लोगों को पता लगेगा कहीं जो समाज में हम कविता पढ़ने जाएंगे या कहीं भी, अब जब अपना आप प्रस्तुतिकरण देते हैं, अगर आपको जाति नहीं मालूम होती है तो आप गर्व नहीं कर पाएंगे और लोगों को भी एहसास नहीं होगा कि इनके समाज के लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कास्ट जरूर लिखें, इसी से हमारा समाज और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने जो अलग जगाई थी और उसी की बदौलत आज सभी समाज की बेटियां किस किस मुकाम पर नहीं पहुंची हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और कहाँ नहीं वो सफलताएं हासिल कर रही हैं। लेकिन ये हमारी विडंबना है हमारे समाज की कि हम लोग हमारी माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव पर ना तो छुट्टी होती है, ना ही उनका कोई जन्मोत्सव सरकारी तौर पर किया जाता है। तो हम लोगों का ये दायित्व है और मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूँगी अपने संगठन के सम्राट अशोक क्लब से कि इस बात को भी हम लोग बड़ी जोरदारी से रखेंगे सरकार में कि हमारी माता सावित्रीबाई फुले को जरूर छुट्टी की जाए, ताकि विश्व में और हमारे देश में ये पहचान हो, ये जाने सावित्रीबाई फुले को। लोग और कास्टों में लोग जानते ही नहीं है। मैं उनको बताती हूँ, जब भी मैं बच्चों में जाती हूँ कहीं बताती हूँ कि आज हमारी जो हम लोग जो आज हम इस मंच पर हैं, आज जो पढ़े लिखे हैं हम उन्हीं की बदौलत है। एक विसंगति के उस समय कितनी विसंगतियां नहीं होंगी जब माता सावित्रीबाई फुले ने सभी समाज की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और उसकी बदौलत हम लोग विश्व लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनें ये समझें कि उनके दिए हुए दायित्व को हमें आगे बढ़ाना है, हमें पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाना है, बेटियों को भी पढ़ाना है। वो बेटियों को किसी से कम नहीं समझे। जो भी शिक्षा आप बेटों को दिलाते हैं वो बेटियों को दिलाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और छोटी सी, अगर आप कहें तो छोटी सी रचना मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक गजल है, एक प्रश्न है ये समाज से और ये प्रश्न आप उसका उत्तर आप ही सोच के अपने मन में रखिएगा। मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए,
मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए, इन सवालों से बचकर किधर जाइए। मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और आप कहते हैं सीता सी बनकर रहो, आप कहते हैं सीता सी बनकर रहो, आप कहते हैं सीता सी बनकर रहो, राम बनकर कभी आप तो आइए। मेरी बातों पे गौर फरमाइए। और देश में रोज होते हैं सीता हरण, देश में रोज होते हैं सीता हरण, देश में रोज होते हैं सीता हरण। एक रावण जला के न इतराइए। मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और जन्म लेने से पहले मिले मौत क्यों, जन्म लेने से पहले मिले मौत क्यों, जन्म लेने से पहले मिले मौत क्यों। बेटियां क्यों है दुश्मन ये समझाइए। मेरी बातों पे गौर फरमाइए। और अश्क नारी को दुनिया ने जितने दिए, अश्क नारी को दुनिया ने जितने दिए, अश्क नारी को दुनिया ने जितने दिए। बन न जाए वो शोले संभल जाइए। मेरी बातों पे गौर फरमाइए। और हर बार नारी को जलाई जाती है कि जौहरों में दहेजों में सतियों में क्यों, जौहरों में दहेजों में सतियों में क्यों, जौहरों में दहेजों में सतियों में क्यों। नारियां ही जले हमको समझाइए। मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ, और जैसा कि हम महसूस कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर गीत था जिसके एक एक बोल अक्षरतः सत्य है। हम लोग तो भाव विभोर हो रहे थे कि इतना समाज में होता चला आ रहा है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को दबा कुचला समझते चले आ रहे हैं। ये देव माता सावित्रीबाई फुले की नींव है, जो समाज में कुप्रथाएं फैली हुई हैं, जिनको देखकर, समझकर, जानकर हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। माननीय राजा शाक्य जी ने बहुत ही अच्छा कहा है। जैसा कि पहले हम लोगों ने कहा था कि सुनकर करते कल सुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं, सुनकर करते कल सुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे उनके अंदाज नहीं। आज सबको उनके अंदाज भी पता चल गए। मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, इस दिवस कार्यक्रमों का दौर होना चाहिए। सुनाने को हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपकी तालियों में भी जोश होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। आइए चलते हैं आपको विषय बिंदु की तरफ। वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं मैं जो गल जाऊंगी। आत्मबल का मैं अखंडित जाप हूँ, प्रेरणा के गीत का आलाप हूँ। सभ्यता मुझसे है, मैं हूँ संस्कृति, आत्मगौरव भी हूँ मैं अनुपम कृति। अपने स्वाभिमान की मैं हूँ सारथी, स्वयं सिद्धा अपना
परिचय आप हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वक्तव्य के लिए माननीय नीति सिंह कुशवाहा, जो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की डीबीएस डिग्री कॉलेज में। माननीय नीति सिंह जी आइए और हम सभी को अपने विचारों से ओत करिए। माननीय नीति सिंह जी। धन्यवाद सर। मंचासीन श्री सत्येंद्र सिंह शाक्य जी, श्रीमती मैं नाम थोड़ा सा गड़बड़ा रही हूँ, सीमा शाक्य जी, श्रीमती किरण शाक्य जी, श्रीमती रश्मि कुशवाहा जी, और बहुत ही हमारी बीच कावित्री, उनको तो सभी लोग परिचित हैं उनसे, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पर सभा में मौजूद अपने सभी भाई बहनों का हम हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। नमस्कार। सम्राट अशोक क्लब महिला विंग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में, जो कि माता सावित्रीबाई फुले के 192वें वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है, इसका जो मुख्य विषय है वो है नारी शक्ति, शिक्षा एवं सशक्तिकरण। माता सावित्रीबाई फुले के जो योगदान रहा, जो संघर्ष करके उन्होंने स्त्रियों को इस स्थिति तक पहुंचाया है, उसके लिए हम सब, आप सबको, हम सब स्त्रियां बहुत ही आभारी रहेंगी। और आप सभी स्त्रियों को और अपने भाइयों को भी हम इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। यहाँ पर हम जहाँ पर बात करते हैं नारी के सशक्तिकरण की, तो सवाल ये उठता है कि क्या नारी कमजोर है? क्या नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता है? यहाँ पर हम अपने भाइयों से क्षमा मांगना चाहेंगे, कुछ कटु बातें मेरी आपको खराब लग सकती हैं, लेकिन हम आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारी मजबूरी भी समझिएगा कि मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा, क्योंकि नारी जो जन्मदाता है, सृष्टि की जन्मदाता है, उसे हम कभी कमजोर मान ही नहीं सकते हैं। और साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि महिला जन्म देते समय जिस दर्द का एहसास करती है, जिस दर्द को, जिस सीमा तक का दर्द झेलती है, उस सीमा तक पुरुष कभी झेल ही नहीं सकते। तो महिलाएं कमजोर हो ही नहीं सकती हैं। सृष्टि ने हमें कमजोर नहीं बनाया है, परंतु फिर हमें सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? इसी पर हमें आज विचार करना है। हमारे देश के संविधान ने, जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, उसने महिला के हित में बहुत सारे संविधान की धाराएं रखी गई थी, जिसमें महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया गया। और समय समय पर महिला को समान अधिकार देने के लिए हमारे संविधान में संशोधन भी होते थे, चाहे वो दहेज हत्या विरोधी कानून हो, चाहे वो भ्रूण हत्या विरोधी कानून हो, या फिर कार्यस्थल पर महिलाओं के शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का हो, या घरेलू हिंसा हो, किसी भी तरह की सुरक्षा देने में हमारा संविधान महिलाओं में कभी भी पीछे नहीं रहा। बहुत ही सशक्त संविधान था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। परंतु क्या हुआ, इन 70-72 वर्षों में बहुत ही कम परसेंटेज है जो महिलाएं इस शोषण, मानसिक और शारीरिक शोषण से उबर पाई हैं। अभी भी हमारे पैरों में कई वर्जनाएं हैं हमारे लिए, महिलाओं के लिए, जो कि उन्हें बहुत पीछे धकेलती हैं। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां पर राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री महिला ही हैं, हमारे यूपी की भी मुख्यमंत्री महिला रह चुकी हैं। और साथ ही महिलाओं ने उन क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है जहां पर कहा जाता था कि ये केवल पुरुषों के क्षेत्र हैं, यहाँ महिलाएं काम ही नहीं कर सकती हैं।
बाकी और क्षेत्र तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो हमारा सर गर्व से ऊंचा करती हैं, लेकिन इन बातों का आंकड़ा बहुत कम परसेंटेज है, बहुत ही कम। आप ये कह लीजिए 0.00 के आगे लगाते जाइए, तब इस परसेंटेज को हम गिन पाएंगे अपनी इस आधी आबादी के लिए कि जो इस तरह के पदों पर पहुंच चुकी हैं, इस तरह का उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है। वहीं पर अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, किसी भी स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। इससे आप नकार नहीं कर सकते, नकारा नहीं मान सकते इस चीज को। आप अगर घर में हैं तो अभी भी हम अपनी बहुओं को, अपनी महिलाओं को किसी भी काम करने से कहेंगे नहीं आप ऐसा काम नहीं कर सकती क्योंकि आप महिला हैं, आप रात में बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आप महिला हैं। अभी भी हम जहाँ से कहते हैं कि घर के सभी लोग खाना खा लेंगे तब आप भोजन करेंगे। अभी भी यहाँ जो मेरी बहनें आई हुई हैं, बहुत सी बहनें अपने घर के कार्य को छोड़कर आई होंगी और शायद ही वो अपने बेटों से कह के आई होगी बेटा हम ये काम छोड़ के जा रहे हैं, इसे पूरा कर लेना। हमने क्या कहा होगा, अपनी पुत्रियों से कहा होगा कि बेटियां ये हम छोड़ के जा रहे हैं, किचन का काम छोड़ के जा रहे हैं, इसको पूरा कर लेना। तो ये चीजें महिलाओं को पीछे धकेलती आती हैं। इतना सशक्त कानून होने के बावजूद हमारा शोषण जो है घर से ही शुरू होता है और हम इस पर सोच ही नहीं पाते हैं कि नहीं हमने ये जो शुरू किया ये हमारा घर से ही है, ये कानून तो बाद में काम करेंगे। जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे बेटियों के प्रति, तब तक ये कानून जो है किसी काम के नहीं है हमारे लिए। ये यूं ही पढ़ने में दब के रह जाएंगे। हमें बदलना होगा और हृदय से बदलना होगा, अपने व्यवहार से बदलना होगा, अपने घर से बदलना होगा। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। पुरुष प्रधान हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से ये निर्धारित कर दिया गया था वर्षों से, सालों से कि धन का अर्जन जो है पुरुष ही करेंगे और महिलाएं जो है घर के अन्य कामों को संभालेंगी। अब आप सभी जानते हैं कि जहां मनी है वेयर इज मनी देयर इज पावर, वेयर इज मनी देयर इज पावर। तो धीरे धीरे ये पावर जो थी, क्योंकि पुरुषों के हाथ में धन था, तो ये शक्ति जो थी वो पुरुषों के हाथ में चली गई और चाहे अनचाहे महिलाएं धीरे धीरे शोषित होती चली गई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ अपने भाइयों को जिन्होंने सदा साथ दिया अपने घर की महिलाओं के उत्थान में, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी भी होंगे। लेकिन हम उस पूरे भारत की सैकड़ों करोड़ों आधी आबादी की बात कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ को लेकर के आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भाई हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता दे रखी, जिन्होंने अपने महिलाओं को आगे बढ़ने की, अपनी बेटियों को, अपने बहुओं को शिक्षा देने की, हम वो अपने दिल पे कतई मत लीजिएगा। हम उनकी बात कतई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, छोटे समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी आधी आबादी की बात कर रहे हैं। तो आपको सभी को पता है कि जहाँ पर धन है वहाँ पर पावर है और जहाँ धन नहीं है वहाँ पर आप मान लीजिए धीरे धीरे हम कमजोर पड़ते जा गए और शोषित होते गए। महिलाएं आवाज नहीं उठाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने आवाज उठाया तो हमारे जीविकोपार्जन का साधन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा और शिक्षित नहीं भी कर चुके हैं, नहीं भी हैं अगर जो महिलाएं, उनमें ऐसा हुनर लाना होगा कि वो किसी ना किसी तरह से धन का अर्जन करें। नहीं तो एटलीस्ट उनके यहाँ नाम से एक बैंक बैलेंस तो होना ही चाहिए महिलाओं के नाम से। जैसे अभी हमारे सरकार ने आने वाली कई सरकारों ने ये महिलाओं के लिए ग्रामीण बैंक की योजना बनाई है। ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, महिलाओं को सशक्त करने का एक साधन ही है। आगे हम कहना चाहेंगे ये तो रहा हमारा महिलाओं के कमजोर होने का मुख्य कारण। इसीलिए लोगों को बराबर के अधिकार, बराबर का सम्मान, बराबर का खान पान, बराबर का ही पोषण चाहिए। अगर महिला कमजोर होगी तो ये समाज भी कमजोर हो जाएगा।
तो इसलिए आवश्यकता है हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को कि वो सभी को समान दृष्टि से देखें और घर में समानता का व्यवहार करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय सुषमा जी एक गीत सुनाना चाहती हैं, तो मैं उनके आग्रह को टाल नहीं पाई, तो माननीय सुषमा जी आइए। सभी लोगों को कानपुर की धरती पर सम्राट अशोक क्लब की नींव रखने वाले अमृत सिंह मौर्य को मैं नमन करती हूँ। ज्ञान की माता तुम्हें प्रणाम, दिया नारी को शिक्षक ज्ञान, ज्ञान की माता तुम्हें प्रणाम, दिया नारी को शिक्षक ज्ञान। तूने हाथ में कलम उठाई, ज्ञानी की अलग जगाई, तूने हाथ में कलम उठाई, ज्ञानी की अलग जगाई, ज्ञानी की अलग जगाई, नारी को दी पढ़ाई, ज्ञान की अलग जगाई। Peace.